एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष व समाज सेवी रविंद्र सिंह डोगरा से, जैसे कि आप सभी इनको जानते हैं कि कोरोना काल में इन लोगों ने बहुत ही लोगों की हेल्प की है और घर घर जाकर सैनिटाइज किया है। सर बताएंगे कि आपने बहुत बड़ी मुहिम एक कोरोना काल में चलाई थी, लोगों को सुरक्षा प्रदान की थी, जहां ज़रूरत थी सामान की वहां पहुंचाया था, सैनिटाइज किया था और जहां पे कुछ मिस हैपनिंग हुई थी, डेथ हुई थी, वहां भी आप पहुँचे। कैसा रहा आपका ये सफ़र और किस तरह का रुझान है लोगों में? कोरोना काल में जो हमने काम किया वो हमने अपने क्षेत्र की जनता पे कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि हम इस बात को समझते थे बहुत अच्छी तरह से कि अगर हमारे प्रदेश की जनता सुरक्षित नहीं रहेगी तो आने वाले कल में हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। और मैं तो ये समझता हूँ कि सरकारों ने या जनप्रतिनिधियों ने भले ही क्षेत्र की जनता से या प्रदेश की जनता से मुँह मोड़ा हो, लेकिन हम जनता के साथ में हमेशा खड़े रहे और हमने इसको एक बड़ी ही वैचारिक भावना के साथ में लिया कि यदि हमारे प्रदेश से कोरोना मुक्त हम एक मुहिम चला सकते हैं तो आने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा। अगर बात करें सर एनसीपी पार्टी की, प्रदेश में चुनाव है विधानसभा, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, चुनावों के लिए कोई विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। यदि किसी भी पार्टी ने या उनके प्रतिनिधियों ने कोई काम किया हो तो जहाँ तक प्रदेश में चुनाव लड़ने का सवाल है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम अगर चाहेंगे तो हम 68 सीटों पे चुनाव लड़ लेंगे और अगर हम चाहेंगे तो हम 20 पे लड़ लेंगे। हम सिर्फ इस परिस्थिति को देखना चाह रहे हैं कि तीसरे विकल्प को अगर हम हिमाचल में देना चाहते हैं तो उसमें अच्छे लोग आएँ और वो जितने अच्छे लोग आएंगे उन सभी अच्छे लोगों को साथ लेके हम चुनाव लड़ेंगे। अगर बात करें तो पिछले दिनों आपने एनसीपी के साथ गठबंधन की कुछ दलों के साथ बातचीत की थी, जिसमें वो पहल आपने एक की थी लोगों को जोड़ने की, तो वो किस तरह तक, कहाँ तक पहुँची है वो पहल? हाँ जी, ये एक बड़ा ही अच्छा सवाल है कि तीसरे मोर्चे के लिए हमने काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें स्वाभिमान पार्टी और आज़ाद हिंद मोर्चा के लोग हमारे साथ में आए, नेताजी सुभाष चंद्र जी की जो पार्टी है, और इसके अलावा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हमारे साथ में जुड़ी। तो धीरे धीरे हमारे साथ काफ़ी लोगों ने संपर्क किया। लेकिन अगर आपको एक तीसरा मोर्चा तैयार करना है तो उसके लिए आप कोई बहुत जल्दबाजी नहीं कर सकते कि आप भेड़ बकरियों की तरह लोगों को इकट्ठा कर लीजिए और उसको हो अल्लाह मचाना शुरू कर दिए। नहीं, हम बहुत ही प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। अभी हमारे साथ 4 दल जुड़े हुए हैं, जैसे जैसे हमारे साथ और लोग जुड़ते चले जाएंगे उस हिसाब से हम आगे काम करते चले जाएंगे। सुजानपुर की बात करें, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से आपने पहले भी चुनाव लड़ा है, फिर विधानसभा चुनाव जो है वो आने वाले हैं, क्या इस बार फिर आप भाग्य आजमाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि पहले जो मैंने चुनाव लड़ा था सुजानपुर से, वो मैंने चुनाव लड़ा था कि अपने भरोसे पे। तो इस बार जो मैं चुनाव लड़ूंगा वो जनता के भरोसे पे लड़ूंगा, क्योंकि आज जनता इस चीज़ को चाह रही है कि मुझे वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। अगर बात करूं तो बीजेपी की, कांग्रेस की, वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि सुजानपुर की जो सीट है वो कांग्रेस के हाथ आए, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी जीत जो है वो सीट पे ली है, सीएम जो चेहरा था उसको हराया है, और बीजेपी भी इस बार ये चाह रही है कि जो पहले हुआ है वो इस बार ना हो। तो वो जो है वहाँ के लोगों को लुभाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत जैसे बात की जाए तो कुछ पिछले दिनों ही कांग्रेस द्वारा पूर्व सैनिकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम किया था, अब बीजेपी भी करने जा रही है, क्या कहेंगे? जहाँ तक सुजानपुर विधानसभा की बात है और आप पिछले चुनावों की अगर बात करेंगे, उसमें जो हुआ वो भी लोगों का एक मत था, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनसे वो नाराज़ थे और उस नाराज़गी के चलते उन्होंने कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनको वोट दे दिया। उसमें एक जो और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो ये थी कि लोगों को उस समय पे कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा था और हमारी जो ग्राउंड पे जो कार्यशैली थी वो लोग उतना समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब कोरोना काल में बाकी दल या क्षेत्र के जनप्रतिनिधि क्षेत्र से गायब हो गए और हमारी एक्टिविटी उन्होंने रेगुलर देखी, चाहे डेथ केस हो, चाहे कोरोना सैनिटाइजेशन का काम हो, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते रहे पिछले 2-2.5 साल से, तो उससे लोगों को हमारे पे कॉन्फिडेंस आ गया। तो आज उनके पास में एक तीसरा सशक्त विकल्प के रूप में उम्मीदवार मौजूद हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस बार लोग जो हैं आंखें बंद करके किसी को वोट देंगे। इसी प्रश्न के बीच में आपने एक बात कही कि फौजी लोगों को सम्मान देने की एक जो रीत चलाई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, मैं समझता हूँ कि फ़ौज के लोगों को सम्मान देने का अधिकार किसी भी विधायक या मंत्री के पास नहीं होता, क्योंकि फ़ौज का जो अधिकारी या फ़ौज का कोई भी सिपाही जो होता है
वो राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट करता है देश के। तो राष्ट्रपति ने जिसको सम्मानित किया हो उसको कोई विधायक या मंत्री क्या सम्मानित करेगा। इसमें इम्पोर्टेंट मैं फौजी भाइयों से भी ये बात कहूँगा कि उनको ये देखना चाहिए कि वो छोटे से मोमेंटों के लिए ऐसे व्यक्तियों से सम्मान ग्रहण कर रहे हैं जिन्होंने फौजियों के लिए कुछ आज तक किया ही नहीं है। जहाँ तक हमारी बात करते हैं तो अब हमारे से आप आंकड़ों में बात कीजिए कि कितने हमने फ़ौजियों के लिए जो शहीद स्मारक बनाए, कितने फ़ौज की विधवाओं को सरकार से लड़के उनको पेंशन दिलाई, किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख, किसी को 5 लाख ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो मेरा ये कहना है कि फ़ौजी भाइयों को उन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं। खाली सम्मान देने के लिए उनके साथ फ़ोटो खिंचवा के अपना वोट बैंक मजबूत जो लोग कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बात करें तो आपने एक मुद्दा बहुत उठाया था करुणा मूलक का, वो कहाँ तक पहुँचा है, कितने लोगों की हेल्प कर पाए हैं, उनकी वो आपसे मिलने भी आते हैं, आपके कार्यालय में भी मिलते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, वो कितनी सॉल्व हो पाई हैं? करुणा मूलक का जब हमने मुद्दा उठाया था तो बहुत एक अच्छी मुहिम थी और हमने उस पर काफ़ी काम भी किया था। लेकिन जब हमने उस मुद्दे को उठाया तो वहाँ पे भी बीच में कई जगह राजनीति शुरू हुई। कोई बीजेपी के संबंधित युवा उसके अंदर थे, कोई कांग्रेस के संबंधित युवा उसके अंदर थे। उन्होंने बाद में उस ग्रुप को तोड़ दिया। हालांकि इस बीच हम काम करते रहे और हमने 10 लोगों को नौकरियाँ करुणा मूलक आधार पे हमने दिलवा भी दी। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि जो महत्वाकांक्षी लोग थे उन्होंने युवाओं को बरगला के शिमला में धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया, जिससे क्या हो गया कि वो लोग डिवाइड हो गए सारे आपस में। डिवाइड होने से क्या है कि वो जिनकी जो हमने एप्लीकेशंस भेजी थी वो सब बट गई, हमारे तक पहुंची नहीं। सरकार ने भी इस बात को भली भांति भांप लिया कि अब करुणा मूलक के सर से रविंदर सिंह डोगरा का साया हट गया है, तो इन लोगों को जैसे मर्जी नचाते रहो तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं करुणा मूलक के विषय पर और जोड़ना चाहता हूँ कि प्रदेश के पूर्व जो श्रीकांत बाल्दी जी मुख्य सचिव रहे कांग्रेस के ज़माने में, उन्होंने ये बात ऐलान कर दिया था कि जी हम करुणा मूलक की सारी नौकरियां देंगे। बाद में बीजेपी सरकार में वो रेरा के अध्यक्ष बने, उनकी वजह से भी काफ़ी कुछ जो है मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट करी थी और उस कमिटमेंट को ना कांग्रेस ने फुलफ़िल किया और ना बाद में बीजेपी ने फुलफ़िल की। अगर बात करूं चुनावों की, तो चुनाव आ रहे हैं, तीसरे विकल्प की जो एक बात की जा रही है भाजपा और कांग्रेस के अलावा, तो और भी कई दल हैं जो आ रहे हैं। तो आप एनसीपी और का किस तरह से भविष्य जो है वो कितना है यहाँ पे तीसरे विकल्प के रूप में? एक्चुअली सब लोग पूछते हैं तीसरा विकल्प, तो तीसरा विकल्प का मतलब होता है कि पहले 2 विकल्प ऑलरेडी चल रहे हैं तो उसके बीच में कोई तीसरा आ रहा है। अभी मैं समझता हूँ कि पहले तो सिर्फ बीजेपी कांग्रेस चल रही है, उसमें विकल्प तो एक ही था, तो हम तो पहला विकल्प हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश में अगर परिवर्तन की लहर आएगी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रविंदर सिंह डोगरा पहला विकल्प होगा जो सुजानपुर से जनता को विकल्प देगा और वो पूरे प्रदेश के अंदर विकल्प वो फैलेगा। अगर बात करूं तो कल एक अनुराग ठाकुर जी का कार्यक्रम हुआ है हमीरपुर में, उसमें कुछ अनियमितता पाई गई है, यहाँ तक कि मीडिया को भी दरकिनार किया गया है, क्या कहेंगे? कि देखिए, जो अनियमितताएं पाई गई हैं वो मीडिया उनको बड़ी अच्छी तरह से समझता है। उसमें एक बात बड़े विशेष तौर पे समझने की ज़रूरत है कि अगर अनुराग ठाकुर जी ने मीडिया से दूरी बनाई है तो संभवतः वो इस बात को जानते हैं कि आने वाले चुनावों के मद्देनज़र और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी के भविष्य के ऊपर मीडिया उनसे ज़रूर सवाल करेगा, इसलिए वो उस बातों को टालना चाहते थे और उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई। और मैं समझता हूँ कि ये उनका एक अच्छा कदम भी था, क्योंकि खुद अभी वो भी नहीं कह सकते कि भविष्य में चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अगर बात करें तो आप सुजानपुर की जनता को क्या हमारे चैनल के माध्यम से जो है वो संदेश देना चाहेंगे? मैं सुजानपुर की जनता को, मतलब खाली सुजानपुर की जनता को नहीं, मतलब पूरे प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने इलाके से उस व्यक्ति को चुनिए आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर में कि जो व्यक्ति आपके इलाके में काम कर रहा है रात दिन बिना पार्टीबाजी के, पहली बात। दूसरी बात, चाहे वो किसी भी दल का हो, अगर कांग्रेस का कोई अच्छा प्रतिनिधि काम करता है तो आप उसको चुनिए, अगर कोई बीजेपी का प्रतिनिधि अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको चुनिए, अगर कोई निर्दलीय अच्छा काम कर रहा है तो उसको चुनिए, अगर बीएसपी का कोई अच्छा काम कर रहा है या राष्ट्रवादी का कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको चुनिए। आप जब तक इस तरीके की नीति को नहीं अपनाएंगे तब तक